हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आपके जो कि श्रद्धा मनु के पैराग्राफ्स हैं। पार्ट 1 के वीडियो में हमने अभिराम तक के पैराग्राफ को समझा, उसके अर्थ को लिखा। तो आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के पैराग्राफ्स को देखेंगे, समझेंगे और उसके संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य को लिखेंगे। तो एक एक करके हम पैराग्राफ को सबसे पहले समझेंगे। हमें पैराग्राफ दो पैराग्राफ पढ़ना है, जैसे कि कहाँ मनु ने, यानी कि 4 लाइन और ये 4 लाइन, 8 लाइन को सबसे पहले हम समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम इसकी व्याख्या का वर्णन कॉपी में नोट्स के तौर पे लिखेंगे। अगर अब तक आपने पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिए, ताकि आपको कहानी समझ में आ सके। उनकी कविता जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने किसका वर्णन किया है, और हम पार्ट 2 के वीडियो में यहाँ से समझेंगे। तो कह रहा है कि कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो इस पैराग्राफ का अर्थ है कि कहा मनु ने नभ धरणी बीज, यानी कि श्रद्धा की जिज्ञासा शांत करने के लिए मनु क्या कहते हैं। यहाँ पे था ना कि परिचय के लिए वो चुप नहीं रह सकते हैं, तो वही कह रहा है कि जब वो चुप न रह सके तो मनु ने श्रद्धा के परिचय में क्या कहते हैं। तो कहते हैं कि नभ धरणी बीच, यानी कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य, ठीक है। धरणी यानी धरती और पृथ्वी, और नभ का मतलब होता है आकाश। तो इस पृथ्वी और आकाश के बीच में बना जीवन रहस्य निरूपाय, भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है। क्या बन गया है? भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य सा बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। क्या हूँ? किंतु इसी जीवन में मैं जीने के लिए विवश हूँ। यानी कि जिस प्रकार एक उल्का शून्य में फिरता है, उसी प्रकार मैं धरती पर भटक रहा हूँ। यानी कि एक जैसे उल्का पिंड जो है उसमें शून्य जो है यूं ही भटकता है, मैं इस धरती पर भटक रहा हूँ। शून्य में फिरता असहाय, यानी कि उल्का जिस प्रकार शून्य की भांति फिरता है, वैसे ही मैं पृथ्वी के भांति उसमें फिरना घूमना चाहता हूँ। ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि कौन हो तुम बसंत के दूत। इसके बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि जो ये वसंत ऋतु के दूत हैं, तो तुम सुकुमार, हे सुकुमार, तुम इस वसंत के ऋतु के दूत हो, यानी कि कौन हो तुम? क्या बसंत के दूत? बिशत पतझड़ में अति सुकुमार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत का आगमन से चारों ओर हरियाली होती है, यानी कि पतझड़ के बाद जो हरियाली आती है, तो धन तिमिर के चपला की रेख, तो उसी प्रकार मेरे नीरस समस्याओं को ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारा आगमन हो रहा है। यानी कि आगमन होने की क्या है? संचार है। तपन में शीतल मंद बयार, तो तुम क्या इस प्रचंड सी गर्मी में शीतल प्रदान करने वाली धीमी बहने वाली हवा की तरह क्या हो? सुखदाई हो। यानी कि तुम इस शीतलता की मंद गर्मी में, यानी कि शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा जो है उसकी तरह क्या हो? सुखदाई हो। तो यही इस पैराग्राफ में कह रहा है कि मनु श्रद्धा से यही सारी बातें कहते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे, कहा मनु ने डॉटेड मंद बयार। ठीक है। अब इन दोनों का हम, इन सारे पैराग्राफ का हम अर्थ देखेंगे। हेडिंग हो जाएगा कहा मनु ने डॉटेड मंद बयार। संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया वही। संदर्भ एक बार देख लेते हैं। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यही इसका संदर्भ है। व्याख्या हेडिंग कर लेंगे और लिखेंगे कि श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ,
जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही फिरता है, उसी प्रकार मैं इस धरती पर भटक रहा हूँ। इसके बाद मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार बसंत ऋतु के दूत के समान तुम कौन हो, यानी कि इस सुकुमार वसंत ऋतु के समान तुम कौन हो। जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगी है, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। तुम काले बादल के मध्य घनघोरे अंधकार में बिजली की तरह चमक आई हो, तो और प्रचंड गर्मी की शीतलता में प्रदान करने वाली धीमी धीमी और बहने वाली हवा जो है वो तुम्हारी तरह सुखदाई है। तुम हवा की तरह क्या हो, सुखदाई प्रतीत हो रही हो। तो ये हो गया आपका व्याख्या। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, काव्य सौंदर्य हेडिंग रहेगा, भाषा रहेगी खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है श्लेष उपमा और रूप क्रांति शयोक्ति अलंकार, और गुण है इसमें माधुर्य का। तो ये हो गया आपका दोनों लाइन का, यानी कि एक पैराग्राफ का आपका अर्थ, व्याख्या और संदर्भ। चलिए देखते हैं इसके आगे के पैराग्राफ्स को। तो पैराग्राफ आगे इसके कह रहा है कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा है कोकिल सानंद, सुमन को ज्यो माधुरमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। तो इस पैराग्राफ में जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है कि कहने आगंतुक व्यक्ति, यानी कि मनु है उनकी आकांक्षा को शांत करते हुए श्रद्धा नामक एक स्त्री क्या है, अपनी वाणी में परिचय देती है कि मिटाता उत्कंठा सविशेष, यानी कि उस समय अमृत रस टपकाती हुई, यानी कि उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कि यानी कि उसकी उत्कंठा से उसकी आवाज़ ऐसी मधुर थी और ऐसी प्रतीत हो रही थी, दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कि कोई कोयल अति प्रसन्नता के साथ मीठी ध्वनि क्या कर रही है, बोल रही हो, सुमन के जो मधुर्यमय संदेश और पुष्पों के वसंत के आगमन का संदेश सुना रही है। क्या कर रही है, पुष्पों के मधुर आवाज से आगमन का संदेश दे रही हो, ऐसा प्रतीत मानो हो रहा था। फिर था भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, यानी कि भरा था। श्रद्धा मनु से कहती हैं कि अपने पिता के अत्यंत प्रिय मैं संतान हूँ, ठीक है, और मेरा मन नवीन उत्साह के लिए क्या था, परिपूर्ण था। क्या मेरा मन जो था नवीन उत्साह के लिए परिपूर्ण था, यानी कि भरा हुआ था। सीख लूं ललित का ज्ञान, मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कथाएं सीखूं। क्या करूं कि मेरी प्रबल सी इच्छा थी कि मैं ललित की कला का ज्ञान लूं, यानी कि सीखूं। आगे इसके 2 लाइन बचे हैं, कह रहा है कि इधर इस गंधर्वे के देश पिता की हूँ प्यारी संतान, इधर रह, यानी कि इसी उद्देश्य में इन दिनों मैं गंधर्व देश में रह रही हूँ। इधर बीच में गंधर्व देश में रह रही हूँ और पिता की हूँ प्यारी संतान, लेकिन मैं अपने पिता की बहुत ही प्यारी सी एक संतान हूँ, यानी कि इसी उद्देश्य में मैं इन दिनों गंधर्व देश में क्या कर रही हूँ, रह रही हूँ, ठीक है, और यहीं पर मैं निवास कर रही हूँ क्योंकि पिता की मैं प्यारी सी संतान हूँ। तो ये हो गया आपके पैराग्राफ्स का अर्थ। हेडिंग बना लेंगे, लगने कहा, लगा कहने और डॉटेड प्यारी संतान। चलिए इसका संदर्भ व्याख्या देख लें। हेडिंग बना लेंगे, लगा कहने डॉटेड प्यारी संतान। संदर्भ आपका पूर्ववत रहेगा। व्याख्या लिखेंगे कि मन्नू की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा नामक वह स्त्री मीठी वाणी में अपना परिचय देती है। उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज़ ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी मीठी ध्वनि में
पुष्पों को बसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। श्रद्धा अपनी अश्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने पिता की, ठीक है, मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। इसी उद्देश्य में इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ। ठीक है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। काव्य सौंदर्य लिख लेंगे तो काव्य सौंदर्य में भाषा है खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है उरूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास और गुण है माधुर्य का। तो ये हो गया आपका इस पैराग्राफ का भी अर्थ, काव्य सौंदर्य और सौंदर्य। अब हम देखेंगे इसके आगे के पैराग्राफ्स को। इसके आगे के लाइंस कह रहे हैं कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की वह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। ठीक है, तो इस पहले पैराग्राफ को समझ लेते हैं। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने व्यक्त किया है कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यानी कि मेरी दृष्टि, श्रद्धा कहती हैं कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है, हिमगिरी का मतलब होता है हिमालय, तो मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब मेरे मन में न जाने कितने तरह के प्रश्न उठने लगते हैं। क्या करते हैं कि मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठने लगते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन और भयभीत हो जाती हूँ। और क्या करती हूँ, मैं इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए भयभीत रहती हूँ। और धरा की यह सिकुड़न भयभीत, ठीक है, आह कैसी है क्या है पीर, इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न, धरा यानी धरती, सिकुड़न, इतने क्षेत्र में फैली हुई जो धरती की सिकुड़न है, उसके रूप में इस पर्वतों का वास्तविक स्वरूप क्या है। ठीक है, और इसकी आह कैसी है और इसकी पीड़ा कितनी गहरी है। पीर मीन्स पीड़ा, और इसकी पीड़ा कितनी गहरी है और क्या है, और इसकी आह कैसी है। फिर आगे के लाइंस कह रहे हैं इसमें कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी या देख, आह कितना सुंदर संहार। तो बढ़ा मन और चले ये पैर, तो इसके कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि अर्थात इन ऐसे कितने, ठीक, तो ऐसे ही श्रद्धा ने बढ़ा मन और चले ये पैर, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि क्या, कि अब इन बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों का समाधान मिलने पर मेरा मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल उठा है और मेरे पैर जो है आगे क्या, आगे की ओर चल पड़ते हैं। शैल मालाओं का श्रृंगार, यानी कि इन पर्वत की चोटियों पर ऊंचे 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 जो चोटियां हैं, ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्ष हैं, वो क्या है, उनका श्रृंगार है। आँख की भूख मिटी यह देख, आँखों की जो भूख थी वह इन सबको देखकर क्या हो गई, शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, यानी कि सचमुच सौंदर्य संपन्नता और कितना अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, कितना यह सुंदर सा दृश्य है पर्वत की इस श्रृंखला का। ठीक है, तो यही इसका अर्थ है। चलिए हम इसको व्याख्या के तौर पर लिखते हैं, किस प्रकार से हमें लिखना है। तो हेडिंग बना लेंगे, दृष्टि जब जाती, ठीक है, डॉटेड, सुंदर संभार। हेडिंग बना लेंगे, दृष्टि जब जाती, डॉटेड, सुंदर संभार। संदर्भ आपका पूर्वरत रहेगा। और व्याख्या लिखेंगे कि श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में न जाने कितने ही तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत का वास्तविक स्वरूप क्या है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है, अर्थात इन दुर्गम स्थलों
पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा है। ठीक है, ऐसे कितने प्रश्न मेरे मन में व्याकुल कर देते हैं कि श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय की दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा है और मेरे कदम, ठीक है, और मेरे कदम उस ओर चल पड़े। इन पर्वत की चोटियों और चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूह को देखकर मेरी आंखों की भूख शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कुल अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला। जब श्रद्धा इन सारे पर्वतों को, हिमालय के पर्वतों को देखती हैं तो उनके मन में जितने भी प्रश्न होते हैं सब दूर हो जाते हैं, सब उनकी कष्टता दूर हो जाती है और यही इस पैराग्राफ का अर्थ कहने के लिए व्यक्त करता है। इसका काव्य सौंदर्य देख लेंगे तो काव्य सौंदर्य है भाषा, खड़ी बोली, और यहाँ पर आपका है शैली प्रबंधात्मक, अलंकार है अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण और गुण है इसमें प्रसाद का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम चलेंगे अगले पैराग्राफ में। तो आगे के पैराग्राफ्स कह रहे हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक तहाश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो इस पैराग्राफ का अर्थ है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यानी कि हिमालय के दर्शन करने के दौरान श्रद्धा ने जमीन पर पड़े भोजन के कुछ अंश को पड़ा हुआ देखा। अन्न मीन्स खाना यानी कि भोजन। तो वहाँ पर गई तो हिमालय को, पर्वत को देखने के बाद जमीन पर पड़े भोजनों के कुछ अंश को पड़ा हुआ पाई। भूत हित रत किसका यह दान, ठीक है, वह सोचने लगी कि यहाँ पर अभी कोई न कोई ज़रूर जिंदा है। वो सोचने लगी कि यहाँ पर अभी कोई ना कोई ज़रूर जिंदा है। ठीक है, अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न जो है वो कहाँ से आता। वो कहती है कि इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति ज़रूर है, नहीं तो यहाँ पर अन्य का दान कहाँ से आता। इधर कोई है अभी सजीव, इधर क्या है, अभी कोई जीवित ज़रूर है। ठीक है, वह सोचकर कहती है कि इधर कोई जीवित ज़रूर है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, उसके मन में ये आभास होता है कि यहाँ पर कोई तो ज़रूर है, नहीं तो यहाँ पर ये जो दान के अन्न है वो कहाँ से आते हैं। फिर कह रहा है तपस्वी क्यों इतने हैं क्लांत। श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी आप इतने दुखी क्यों हो, वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है। ठीक है, तुम्हारे मन में इस वेदना की तीव्र पीड़ा क्यों है। आह तुम कितने अधिक तहाश, तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, हताश यानी कि तुम्हारे इस हताश के पीछे, निराश के पीछे क्या कारण है। बताओ यह कैसा उद्योग, कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर लगातार विराजमान है। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि यह कैसी चिंता है, हताश है जो तुम्हारे मन पे, दिमाग पे हमेशा विराजमान रहती है। वही श्रद्धा मनु से पूछती है। ठीक है, तो चलिए इसका हेडिंग बना के अर्थ लिखते हैं। हेडिंग कर लेंगे यहाँ देखा डॉटेड कैसा उद्वेग। हेडिंग कर लेंगे यहाँ देखा कुछ डॉटेड कैसा उद्वेग। संदर्भ आपका पूर्ववत हो जाएगा। व्याख्या लिखेंगे कि हिमालय का दर्शन करने के दौरान श्रद्धा ने जमीन पर पड़े भोजन के कुछ अंश को पड़ा देखा, जिससे वह सोचती है कि यहाँ पर अभी कोई न कोई ज़रूर जिंदा है, अन्यथा इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न कहाँ से आता। श्रद्धा कहती है कि यह सोचकर मैं चल पड़ी और आपको मन्नू को देखा, यानी कि मन्नू को देखा वहाँ पर। ठीक है, फिर आगे था कि श्रद्धा मन्नू से कहती है कि हे तपस्वी आप इतने दुखी क्यों हो, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है, तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है, यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क को लगातार विराजमान है। ठीक है, अब आगे हम कर लेंगे काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में लिखना है आपको, भाषा खड़ी बोली है। ठीक है, और यहाँ पर शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है अनुप्रास
और गुड़ है प्रसाद का। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पैराग्राफ का अर्थ। ठीक है, व्याख्या के साथ। अब हम देखेंगे अगला पैराग्राफ। आगे पैराग्राफ कह रहा है कि दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। ठीक है, तो पहले इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, यानी कि श्रद्धा मनु से प्रेरित होकर कहती है कि दुख की जो रात है उसके मध्य में सुख का नया सवेरा जरूर आएगा। यानी कि दुख की जो पिछली रात बीत चुकी है तो विकसता सुख का नवल प्रभात, तो उसके बाद उस रात को बीतने के बाद सुख का प्रभात जरूर आएगा। और क्या करेगा, सवेरा उदित होगा और एक पर्दा यह छीना नील, और क्या करेगा, इस प्रभात का जो प्रकाश है वो अंधकार के महीन पर्दे को क्या कर देगा, छिपा रहता है। ठीक है, पर्दे को क्या करेगा, नील की तरह महीन की तरह क्या करेगा, छिपा रहेगा। छिपाए हैं जिसमें सुख गात, जो छिपा रहता है उसी प्रकार सुख और दुख के जो महीन आवरण है उसमें क्या करते हैं, छिपे रहते हैं। यानी कि इसमें तात्पर्य यह है कि दुख का जो प्रभात है वो अधिक देर तक नहीं टिकता, नई आशाओं को संजो कर क्या करता है, सुख का आगमन करता रहता है। ठीक है, यही कह रहा है कि जो दुख है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता और कभी ना कभी अंधेरा खत्म होकर सूर्योदय यानी कि उजाला ज़रूर आता है। रात खत्म होकर जिस प्रकार से सुबह होता है उसी प्रकार से दुख खत्म होकर सुख ज़रूर आएगा। आगे कह रहा है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं में मूल, ईशा का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो जिसे तुम समझे हो अभिशाप, यानी कि तुम जिसे, श्रद्धा कहती है कि तुम इस दुख को अभिशाप तुमने मान लिया है और क्या कहे, जगत की ज्वाला का मूल, और उस समस्याओं का कारण तुम दुख को समझ बैठे हो। तो वास्तव में दुख क्या है, ईश्वर का एक वरदान है। ठीक है, ईश का यह रहस्य वरदान, यानी कि वास्तव में इस संसार में जितनी भी दुख हैं वो क्या है, ईश्वर का एक रहस्यमय वरदान है। कभी मत इसको जाओ भूल, तो तुम कभी भी इस बात को नहीं भूलना, याद रखना कि दुख रूपी वरदान जो है वो मानव को प्राप्त करने के लिए सदा क्या करता है, प्रेरित करता है। तो तुम इस बात को कभी भी ना भूलना। तो इस प्रकार से हम इसका हेडिंग बनाएंगे, दुख की पिछली डॉटेड जाओ भूल। ठीक है, अब हम इसके अर्थ को देखेंगे। हेडिंग बना लेंगे, दुख की पिछली जाओ भूल। ठीक है, संदर्भ आपका पूर्ववर्त रहेगा और व्याख्या में लिखेंगे कि श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की रात के ही मध्य सुख का नया सवेरा उदित होता है। जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। फिर आगे कह रहा है कि कहने का तात्पर्य यह है कि यह दुख जो है प्रभात को अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर रहता है। श्रद्धा आगे कहती है कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और उसे ही समस्याओं का कारण समझ बैठे हो, वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान के सदृश प्राप्त हुआ है। किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं, बावजूद इसके कि तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि दुख रूपी जो वरदान है वही मानव को सुख प्रदान करने के लिए सदा प्रेरित करता है। ठीक है, यही इसका अर्थ हो जाएगा। बहुत ही प्रेरणा भरी बात है, जो कि बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में कही है कि दुख के बाद एक सुख का उजाला ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये जीवन में लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक लाइन है। हेडिंग बना लेंगे काव्य सौंदर्य और हेडिंग करेंगे भाषा, जिसमें होगा खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार है रूपक उपमा और अनुप्रास, गुण है प्रसाद का। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका ये पैराग्राफ का भी अर्थ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आया होगा। तो पार्ट 2 के वीडियो में हमें इतना ही देखना है। अब हम इसके आगे के जितने भी पैराग्राफ्स बचे हैं पार्ट 3 के वीडियो में
देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पार्ट 1 की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।